तो देखिए जितने भी ये आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं इन सबको हमने कई बार पढ़ लिया है और आपने भी अपनी ज़िंदगी में जब से आपने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की है तब से और अब तक आपने पता नहीं हज़ारों बार इनको पढ़ लिया होगा। तो आज हम इनका जो है सही यूज़ देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह से इनका हम एक सेंटेंस का यूज करते हुए अलग अलग तरह से सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं, या फिर एक ही वर्ड का यूज करते हुए उसे अलग अलग टेंसेज में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रेजेंट है वो हमेशा इज एम आर, हैज़, हैव और डू डज इन वाली हेल्पिंग वर्ब को लेगा। जो पास्ट है वो हमेशा वाज, वर, हैड और डिड इन वाली हेल्पिंग वर्ब को लेगा। इसी तरह से फ्यूचर के लिए भी कुछ अलग से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड की गई हैं जिनमें आपका विल तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कभी विल के साथ भी आएगा, तो कभी हैव, तो कभी आपका हैव भी ना जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आपको वाज वर्ब को प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज नहीं करना है और कभी भी विल को आपको प्रेजेंट में और पास्ट में यूज नहीं करना है। यानी कि इन दोनों को आपस में, दोनों को क्या, तीनों को आपस में कभी भी रिप्लेस आपको नहीं करना है। जो जिसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको उसी के सेंटेंस में आपको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे गो से। देखिए गो एक वर्ब है, मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है जाना, और आप इसकी फॉर्म्स को जानते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फिर गोइंग आता है और फिर आता है आपका गोज। तो चलिए इस एक गो को लेकर हम इतने सारे जो टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, उनमें इसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होगी वो भी देखेंगे। तो देखिए जो सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें यदि हम गो को यूज करेंगे तो देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो भी ये सब्जेक्ट यूज होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ही यूज किया है, तो इसके स्थान पर आप कुछ भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं जितने भी होंगे सबको ही के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम गो को यूज करेंगे गोज की तरह, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगी उसमें एस या ई एस आता है। तो हमने लिख दिया ही गोज, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है, वह जाता है। ठीक है, यदि हम इसको पास्ट के कंटिन्यूअस में लेकर जाना चाहते हैं इस गो को ही, तो कैसे बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं किसका यूज करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं वाज वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना। और जब वाज वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ आपने पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो गो के साथ आईएनजी बन गया गोइंग, ही वाज गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यदि बनाना है तो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर जो मैंने इस गो को लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो क्या बना दिया, ही वेंट। अब आप देखना इस गो को ही हम अलग अलग फॉर्म्स में किस तरह से यूज कर रहे हैं। मॉडल वर्ब में हम किस तरह से यूज करते हैं, मॉडल वर्ब में देखिए ही माइट बी गोइंग, ही माइट बी गोइंग। आप जो मे, माइट, मस्ट है या वुड, शुड, कुड है, जो भी है, उसके साथ जब बी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये दो तरह से काम करता है। एक तो किसी चीज़ का कहीं पर होने के बारे में बताएगा, या फिर ये मॉडल्स को जो है पैसिव की तरफ लेकर जाएगा, या फिर ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई गई है, ही माइट बी गोइंग मतलब शायद वह जा रहा होगा, इस तरह से। प्रेजेंट के नेगेटिव में देखिए किस तरह से इसका यूज करेंगे, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। तो प्रेजेंट का नेगेटिव यानी कि कौन सा नेगेटिव है बताइए, डू डज किस में यूज करते हैं, डू डज हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप जानते हैं जब भी हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट गो, ही डजंट गो या फिर ही डज नॉट गो। ठीक है, पास्ट के नेगेटिव में देखिए, पास्ट नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए प्रेजेंट का जो नेगेटिव था वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया था। अब पास्ट का नेगेटिव देखेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ही डिड नॉट गो, यानी कि वह नहीं गया, या फिर ही डिडंट गो, वह नहीं गया। मॉडल में नेगेटिव में देखिए ही वुड नॉट बी गोइंग मतलब वो नहीं जा रहा होगा, वो नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना हमने दिखा दी है कि भाई वो हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा होगा, बाकी आपका जो मन करे वो आप कह सकते हैं। मॉडल में कैन के साथ यदि हम बनाएंगे तो बोलेंगे ही कैन गो मतलब वह जा सकता है। शुड के साथ बनाएंगे तो बोलेंगे ही शुड गो मतलब उसे जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी
कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबका हमने सेम रखा है ही। बाकी जब हमने गो की फॉर्म्स को बदलते हुए देखा है तो वो क्यों बदली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वाज हो गया, माइट हो गया, डज, डिड, वुड, कैन, शुड, इनके हिसाब से ये जो आपका गो है ये चेंज हुआ है। कहीं पर गोज है तो कहीं पर गोइंग है, कहीं पर वेंट बन गया तो कहीं पर गोइंग फिर से आ गया, और फिर गो गो गोइंग गो गो। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया? तो ये जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, इसको हमने कैसे पहचाना है कि भाई यहाँ पर गो के साथ एस या ईएस ही लगेगी। तो देखिए, आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है जब भी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करते हैं, और जब पास्ट के कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें वाज वर्ब के साथ पास्ट में जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, गो के साथ आईएनजी हमने लगा दिया है, गोइंग बना दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि वाज वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, तो मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंस देगा। अब चाहे आपके सामने ये वाले रूल्स जो है यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं ये हो या ना हो, आप तुरंत देखते पहचान सकते हैं। ही वॉज गोइंग मतलब वह क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। सॉरी, यहाँ पर वाज है तो मतलब वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था। इनके पास्ट के किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताया गया है जो हमने देखा था उस टाइम पर, और वो कंटिन्यूटी में था। अब उसको हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि भाई ही वॉज गोइंग वह जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, देखिए वाज वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, इज एम आर का प्रेजेंट में, और विल का इस्तेमाल हम हमेशा फ्यूचर में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है जी? सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ही वेंट मतलब वह गया। और है मॉडल में जो कंटिन्यूटी को हमने दिखाया है, ही माइट बी गोइंग, तो ये आपका मॉडल है, माइट बी के साथ हमने गोइंग का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, और जो डू डज का इस्तेमाल है वो आप जानते हैं, डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से सेंटेंसेज में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए। इसी तरह से डिड का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, इसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए। उसके बाद वुड है, कैन है और शुड है, ये तीनों आपकी मॉडल वर्ब यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ कि एक ही वर्ड को, यहाँ पर तो हमने लिया था एक वर्ड गो को अलग अलग हमने चेक किया था कि किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्राइस होगा 299। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। अब चलिए, अब तक हमने एक वर्ड को देखा था, अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। इस वाले सेंटेंस को हम अलग अलग तरह से, अलग अलग टेंसेज में मॉडल्स का यूज करके किस तरह से इसके सेंस को बदल सकते हैं और किस तरह से इसको यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में देखेंगे। प्रेजेंट में हमने कहां पर देखा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला इज से, क्योंकि इज एम आर का यूज हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ही तो करते हैं। तो ही इज रीडिंग इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब देखिए, ये जो है ना, ये रीडिंग, कुछ यहाँ पर स्टडिंग का यूज करते हैं। रीड का मतलब होता है कि अभी उसने किताब ली है और किताब को वो पढ़ रहा है, जस्ट एक एक लेटर को, एक एक सेंटेंस को पढ़ रहा है। लेकिन जब आप स्टडी का यूज करते हैं, उसका मतलब है कि वो आपको बताना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है। जैसा आप पूछते हैं ना भाई क्या चल रहा है आजकल, तो वो बताएगा अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि वो उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। लेकिन जब किसी किताब को लेकर पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, जियोग्राफी की हो, कोई भी हो, उसको हम पढ़ते टाइम बताने के लिए रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रीड का। अब इसी को हम यदि पास्ट में लेकर जाएं, इस वाले सेंटेंस को, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, इसी को यदि हम पास्ट में लेकर जाएं तो हमें ले जाने के लिए कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इज के स्थान पर वाज को लगाना है। ही वाज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, है ना। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग इंग्लिश। तो आपने एक चीज देखी, पूरा सेंटेंस सब कुछ सेम है, सिर्फ ये इज से वाज होते ही तुरंत पास्ट में आ गया।
तो मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब पर भी ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब ही तो हैं जो हमारे वाक्य के समय को चेंज कर देती हैं। अब यदि इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर की तरफ लेकर जाना है तो फिर से ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और आ जाएगी विल बी। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा आने वाले समय में। आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में वो अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो फ्यूचर में ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए इज का यूज किया था तो प्रेजेंट में आ गया, वाज का यूज किया था तो पास्ट में आ गया, विल बी का यूज किया तो फ्यूचर में आ गया। तो मैंने जो सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाया था ये वाला, तो ये वाला तो आपके काम आ गया होगा अब तक, है ना, क्योंकि इसी में मैंने सारी चीज आपको बता दी थी। ये ही तो है मेन चार्ट, आपको इसी को दिमाग में रखकर सारी सेंटेंसेस को बनाना है। अब चलिए इसको हम एक मॉडल की हेल्प से बनाते हैं ना, मॉडल वर्ब की हेल्प से इस वाले सेंटेंस को। तो मॉडल में हमने माइट का यूज किया है। हमने कैसे बोला है, ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, ही माइट बी रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा शायद हमारे हिसाब से, है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी का जो लेवल है ना वो बिल्कुल कम है, तो यहां पर हमने माइट का इस्तेमाल किया है। इसी सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव में बनाना है, अब देखिए नेगेटिव तो आपके कई तरह के हो सकते हैं, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमने बनाया है। हमने बनाया है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। वैसे तो यहां पर जो है ना ये रीड है, इसके स्थान पर हमें स्टडी का यूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वाली जो ये फॉर्म है जो रीड है इसी को लगातार करने के लिए मैंने यहाँ पर रीड का इस्तेमाल कर दिया है। कभी आप सोच रहे लोगों सर रीड का इस्तेमाल तो है कि इंग्लिश पढ़ना, तो यहाँ पर हमने स्टडी का यूज करना चाहिए था। अगर वो हम किसी से सवाल पूछते हैं कि भाई वो अंग्रेजी पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो हम बोलते हैं भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, यानी कि वो अपनी लाइफ में नहीं पढ़ता है, लेकिन आप रीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको अभी वाली चीज को बताना है। ठीक है, नेगेटिव में He did not read English, तो ऊपर वाला जो है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और नीचे वाला जो है ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो he did not read English, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, ये इसका ये मतलब हो गया। उसका मतलब है नहीं पढ़ता है, इसका मतलब है कि उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। ठीक है, मॉडल में नेगेटिव यदि हम बनाएंगे तो बनेगा he would not be reading English, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, मॉडल में ही कैन रीड इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही शुड रीड इंग्लिश, मतलब उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। यहां पर आपने एक चीज देखी, जब भी आपकी सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब, तब तो आपने डायरेक्ट किसका रीडिंग का इस्तेमाल कर दिया है ना, लेकिन जब आपकी डबल वर्ब आई है तो यहां पर आपने देखा यहां पर आपका बी जरूर आया है, माइट के साथ बी आया है, डू डज नॉट, ये तो नॉट है नेगेटिव की तरफ, ये सिंगल वर्ब मानी जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। वुड के साथ ये भी देखिए बी आया है यहाँ पर। कैन ये जो सिंपल हमने यूज किया है, शुड का भी हमने सिंपल यूज किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी दिख रही होगी। एक चीज और देखिए, यहाँ पर इजमार से हमें पता चला है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। यहाँ पर हमें वाज वर्ड से पता चला है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। और फ्यूचर का हमें कैसे पता चला है, विल बी से हमें पता चला है, क्योंकि विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में यूज करते हैं। मॉडल माइट का इस्तेमाल, यानी कि माइट क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी आता है वो तीन तरह का सेंस देगा। या तो वो किसी की अवस्था के बारे में बताएगा, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, या वो किसी की कंटिन्यूटी को दिखाएगा, किसी कार्य की कंटिन्यूटी को दिखाएगा, उसकी संभावना को दिखाएगा, जो रेगुलरिटी की बात करते हैं हम, है ना, या फिर वो ये दिखाएगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव में बनाया गया है। ठीक है, डू डज का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, आप जानते हैं डू डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं, डिड का इस्तेमाल हम पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं, और ये वुड कैन शुड ये सब आपके मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एक पूरे सेंटेंस को किस तरह से अलग अलग ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक वर्ड को किस तरह से अलग अलग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम करेंगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात, पास्ट की और फ्यूचर की, तीनों की करेंगे। प्रेजेंट में जो इजमार हमने यूज किया था, अभी हमने पीछे देखा था जहां पर हमने इजमार यूज किया था प्रेजेंट में, इसका मतलब था कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, यानी कि कोई क्रिया अभी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इजमार का मतलब है कि कोई काम लगातार चल रहा है अभी प्रेजेंट में। हैजैव का मतलब है कि कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, और इसी तरह से जो डू डज है वो भी प्रेजेंट में यूज होगा, और ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज होगा। उसके बाद इजमार का यूज हम बीइंग लगाकर भी कर देते हैं, तो जब भी बीइंग दिखे इजमार के साथ तो ये पैसिव की तरह इशारा करेगा, और जब हैव के साथ बीइंग दिखे तो ये भी पैसिव की तरह इशारा करेगा। लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं रखना है, जब इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तभी आपको पूरी तरह से कंफर्म होना है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर आपका किसी भी सेंटेंस को बनाने का यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यही है आपका मास्टर फॉर्मूला। इसी से आप इसको आगे पीछे करके हेल्पिंग वर्ब को इसी के बीच में कभी नोट लगा देते हो, कभी कुछ कर लेते हो, अपने सेंटेंस को चेंज करते रहते हो। ठीक है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे? पास्ट में हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी काम मतलब कोई काम है वो लगातार चल रहा था पास्ट में, तो उस पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम खत्म या शुरू हो गया था पास्ट में। ठीक है। डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसी तरह से वाज वर्ब का इस्तेमाल हम बीइंग के साथ करते हैं, हैड का इस्तेमाल हम बीन के साथ करते हैं पैसिव में, जैसा मैंने आपको बताया था। इसी तरह से जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम सब में विल का ही यूज करते हैं। कहीं पर विल है तो कहीं पर विल बी, और फिर विल हैव और विल हैव बीन। विल का इस्तेमाल मतलब कोई किसी काम को करेगा, वन टाइम काम को। विल बी का मतलब आप फ्यूचर की कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं। विल हैव का मतलब आप ऐसे काम को दिखाना चाहते हैं जिसे सब्जेक्ट आने वाले समय में खत्म कर चुका होगा या फिर शुरू कर चुका होगा। विल हैव बीन का मतलब है कि किसी समय से काम कर रहा होगा। ठीक है। कोई किसी काम को किसी समय से कर रहा होगा। तो ये थी फ्यूचर की आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा जो ये कोर्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।